Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter Chemical Kinetics of class 12th. आज बेटा हमने 3 टॉपिक्स कवर करने हैं जिसके साथ हम चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक्स आज हमने करने हैं बेटा? फर्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। सेकेंड वन इज कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। थर्ड वन इज कोलिजन थ्योरी, ठीक है बेटा। तो ये हम 3 टॉपिक्स करेंगे जिसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम कर रहे हैं, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। जब मैंने आपको बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन करवाए थे उसमें मैंने थोड़ा सा बताया था आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में। क्या किया था बेटा, अगर आपको याद हो तो हमने किया था कि जिस तरीके से अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, है ना। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हमने क्या किया था, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्लियर है। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज कर रही है। हमने ये भी चीज देखी थी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से होता क्या है, एक्चुअली जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। अगर हम कितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 10 डिग्री राइज करेंगे टेम्परेचर को तो जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है ना ये क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। ये चीज हमने की थी। अब बेटा हमने ये चीज करनी है कि ये किस तरीके से होता है, कैसे हमें पता चलता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज कर रही है ना। ये बेटा हमें बताया था आर्हीनियस ने एक कंसेप्ट दिया था जिसको हम आज आर्हीनियस थ्योरी बोलते हैं, बिकॉज आर्हीनियस ने उस थ्योरी को डेवलप किया था, ठीक है। आर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर डिपेंडेंस समझेंगे। तो आर्हीनियस ने बेटा क्या दिया था, आर्हीनियस ने एक हमें रिलेशन दिया था, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रेट की डिपेंडेंस चेक करेंगे ऑन दी टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो बेटा क्या है कि ठीक है, हमने बोला कि रेट को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है। हम एक बार फॉर्मूला देखिए, रेट लॉ क्या होता है, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा। अगर हमारे पास रिएक्शन क्या है, A2 क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। चलो रेट इसके इक्वल होती है। देन बेटा होता एक्चुअल में ये है कि टेम्परेचर जो है ना वो डायरेक्टली रेट पे डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन के, मतलब जो के है, रेट कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब क्या है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो के की वैल्यू एक्चुअल में इंक्रीज करती है। अगर के की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली रेट क्या है, इंक्रीज ही करेगी, बिकॉज रेट एंड रेट कांस्टेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब ये किसने बताया था कि टेम्परेचर को बढ़ाने से के बढ़ता है, रेट कांस्टेंट बढ़ता है, ये बताया था आर्हीनियस ने। आर्हीनियस ने एक हमें रिलेशन दिया था, उसने क्या बोला था कि रेट कांस्टेंट होता है जो के, ये किसके इक्वल होता है, ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। देखो इसमें से सारी चीजें देख लेते हैं। के क्या है बेटा हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्हीनियस कंसेप्ट बोलते हैं। आर्हीनियस का रिलेशन है जिसमें से जो के है, के क्या है बेटा हमारे पास, के इज रेट कांस्टेंट, ओके। अब ए क्या है इसमें, ए है बेटा आर्हीनियस फैक्टर, आर्हीनियस फैक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल देते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। एंड इसका बेटा एक और नेम होता है, क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। 3 नेम है बेटा इसके। एक तो है आर्हीनियस फैक्टर। आर्हीनियस फैक्टर क्यों बोला जाता है, बिकॉज आर्हीनियस ने दिया। एक बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। एक होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्यों बोला गया, बिकॉज एक्सपोनेंट के पहले इसको लगाया जाता है, इसलिए ये क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर,
ठीक है, अब E तो मैंने बता ही दिया क्या है, एक्सपोनेंट। अब EA, व्हाट इज EA? EA इज एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बेटा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। R क्या है इसमें, R इज गैस कांस्टेंट। ठीक है बेटा, व्हाट इज R हियर, R इज गैस कांस्टेंट एंड T क्या है, T इज टेम्परेचर। ठीक है बेटा, T क्या है, टेम्परेचर। तो ये रिलेशन दिया था, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, देखो क्या है एक्चुअल में, ये है तो इस तरीके से ना, EA अपॉन RT। ठीक है, अगर मैं क्या करूंगी बेटा, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी, ध्यान से देखना ये चीज, अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी, हमारे पास है क्या, EA अपॉन RT। अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ये पूरी जो टर्म है EA अपॉन RT, ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बिकॉज अगर डिनोमिनेटर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो जो पूरा हमारा फैक्टर होता है वो क्या करता है, डिक्रीज ही करता है ना। अगर मैं T को इंक्रीज करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब देन क्या है, अगर ये डिक्रीज करेगा देन हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है। अब नेगेटिव अगर लगा हुआ है तो बिल्कुल अपोजिट फैक्टर होता है उसका। अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव की बात करूंगी उसकी वैल्यू तो इंक्रीज करेगी ना। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से अल्टीमेटली हुआ क्या, ये जो सारा फैक्टर है ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, इसके साथ पूरी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अगर ये इंक्रीज करेगी तो के की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो क्या हुआ अल्टीमेटली कि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या हुआ, के की वैल्यू इंक्रीज की। दोबारा से समझा रही हूँ बेटा, जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा से देख लो। हमारे पास क्या है, अगर मैं EA अपॉन RT ओनली फैक्टर लेके चलूं तो उसमें क्या होगा, उसमें ये है, मान लो अगर मैं EA अपॉन RT की वैल्यू लेके चलती हूँ, मान लिया कि EA अपॉन R की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 ले लिया, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5/2 वैल्यू है, 5 अपॉन T वैल्यू है। मतलब इसकी वैल्यू मैंने सपोज कर ली 5 है, 5 होगी नहीं, मैंने सपोज कर ली कि 5 है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, मान लो टेम्परेचर की वैल्यू मैंने क्या कर दी, डबल कर दी। ठीक है, मैंने क्या कर दी, डबल कर दी वैल्यू। या फिर यहाँ पे टेम्परेचर भी लेके चल पड़ो, टेम्परेचर मान लो मैंने कितना लिया, 10 डिग्री सेल्सियस लिया। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस मैंने यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया। अगर मैं टेम्परेचर पे 10 डिग्री सेल्सियस लेके चल रही हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 डिग्री। तो 5/10 कितना आ जाएगा, 1/2, मतलब कितनी वैल्यू आ गई, 0.5। हमारे पास EA अपॉन RT की वैल्यू 0.5 आ गई। अगर मैं क्या करती हूँ बेटा, अगर मैं ऐसे करूं कि T की वैल्यू कितनी ले लूं, T की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 20। ठीक है, T की वैल्यू मैंने ले ली 20, तो ये इसकी वैल्यू तो 5 है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 5/20। 5/20 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/4 है ना, 1/4 आएगा। तो अगर आप 1/4 को सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आता है, बताओ कितना आएगा, 0.25, इतना ही आएगा ना, 0.25 वैल्यू आ जाएगी। अगर 0.25 आएगी तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, 0.5 की या 0.25 की, ऑब्वियसली 0.5 की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको इंक्रीज कर देती हूँ, टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज कर देती हूँ, तो EA अपॉन RT क्या हो जाता है, पूरे की वैल्यू अगर होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये तो समझ में आया ना कि अगर मैं क्या करती हूँ, EA अपॉन RT है मेरे पास, अगर मैं EA अपॉन RT में से टेम्परेचर को बढ़ा देती हूँ, टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करूंगी तो पूरे फैक्टर की वैल्यू क्या कर जाती है, डिक्रीज। बट अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इफेक्ट उल्टा होगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगी तो ये भी क्या करेगी, वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो टेम्परेचर बढ़ा, ये पूरी वैल्यू इंक्रीज की, पूरी वैल्यू इंक्रीज करने से पूरा एक्सपोनेंशियल फैक्टर इंक्रीज किया, मतलब हमारे के की वैल्यू इंक्रीज कर गई। तो यही हुआ ना कि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी, अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो के भी इंक्रीज हुई। अगर के इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी।
समझ में आया? तो अर्हीनियस ने बताया था कि किस तरीके से टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, हमारे पास के की वैल्यू इंक्रीज करती है। अगर के की वैल्यू इंक्रीज करती है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। क्लियर है बेटा? ये सारा अर्हीनियस ने हमें बताया था। अब हमने क्या करना है, अर्हीनियस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। अर्हीनियस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है जिससे हमें और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा ये इफेक्ट। ठीक है, तो चलो बेटा हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं बेटा बिटवीन, एक चीज और समझो, आपको एक्टिवेशन एनर्जी समझानी थी ना बेटा, पहले हम एक्टिवेशन एनर्जी ही करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? देखो बेटा, मान लो कि हमारे पास क्या है, दो रिएक्टेंट्स है, इन्होंने किसमें कन्वर्ट होना है, एबी में कन्वर्ट होना है। एबी में कन्वर्ट होंगे, लेकिन इन बिटवीन इनकी कुछ ऐसी स्टेट बनेगी जो क्या है, ना ही तो वो रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है, मतलब एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है। क्लियर है बेटा? हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं I2 की एंड H2 की। तो बेटा हम ये एग्जांपल लेके करते हैं, हमारे पास क्या है, एक H2 है, एक I2 है, इसमें क्या है, HI बनाना है, 2HI बनाना है। ठीक है, अब देखो बेटा, जब H2 एंड I2 आपस में कोलाइड करेंगे तभी HI बनेगा। ठीक है, बट अगर H2 एंड I2 ने 2HI में कन्वर्ट होना है तो कैसे होंगे ये? कोलिजन के बाद होगा क्या कि ये HI में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसे होता है बेटा, HH बॉन्ड्स होते हैं एंड II बॉन्ड है। ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, लेकिन HI के बीच में तो कोई बॉन्ड नहीं है ना। जब ये दोनों कोलाइड करते हैं ना, कोलाइड करने के बाद क्या होता है, जो ये वाला H एंड H का बॉन्ड है, ये क्या है, ब्रेक होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली जो I एंड I का बॉन्ड है, ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है, जब ये कोलाइड करेंगे तो H एंड I के बीच बॉन्ड बनना शुरू हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या है, H2 एंड I2 है। HI में कन्वर्ट होने से पहले ये क्या है, कुछ ऐसी स्टेट बनाते हैं। ठीक है, फिर बाद में क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, जो H एंड I है, पूरा H एंड H का एंड पूरा I एंड I का बॉन्ड टूट जाएगा। क्या होगा, H एंड I का पूरा बॉन्ड बन गया, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, दो HI बन जाते हैं। ठीक है ना? तो बेटा अब होगा क्या कि जब ये वाली स्टेट बन जाती है, इसके बाद ही तो HI बनता है। ठीक है, तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट, या फिर इसको ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है, या फिर इसको क्या बोला जाता है बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। एंड जो एनर्जी होती है इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, उसको ही बोला जाता है EA, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया? जो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी जितनी एनर्जी होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। क्लियर है? अब देखो बेटा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो रिएक्टेंट है वो स्टेबल होते हैं, प्रोडक्ट है वो भी स्टेबल होते हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं ना, इंटरमीडिएट हमारा हुआ कौन सा, ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। इंटरमीडिएट हमारा कौन सा था, जो ये वाला था, मतलब जिसमें HH के बीच में भी पूरा बॉन्ड नहीं है, II के बीच में भी पूरा बॉन्ड नहीं है, एंड HI के बीच में भी पूरा बॉन्ड नहीं है। ये तो कहीं पे स्टेबल नहीं हो सकता ना, तो ये स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, जो हमारा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होता है ये नहीं है, दिस इज इंटरमीडिएट स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्लियर है ना बेटा? इसकी जो एनर्जी होगी दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया? अब देखो हमारे पास ये एक्टिवेशन एनर्जी है, मैं क्या बोल रही हूँ कि जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं। अब मुझे ये बताओ कि जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उनकी एनर्जी क्या होती है? ऑब्वियसली कम है ना। जिनकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो कम स्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब हमारे जो रिएक्टेंट हैं एंड प्रोडक्ट हैं ये दोनों ही इंटरमीडिएट स्टेट से ज्यादा स्टेबल होंगे। हमें पता है H2 एंड I2 भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, HI भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट ये वाली स्टेट कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ये वाली स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती? बिकॉज ये स्टेबल नहीं होती। तो क्या है, जो हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं इन दोनों की एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू दी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है?
चलो अब हम एक ग्राफ करते हैं बेटा। ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको ये वाला सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, हम क्या लेके चलते हैं बेटा, एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। आर रिएक्टेंट है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा कौन सी होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई। अब देखो एनर्जी अगर रिलीज हुई है, रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी थी, उसने अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो वो कुछ एनर्जी रिलीज कर देगा। मतलब मान लो कि 100 किलो जूल एनर्जी थी रिएक्टेंट की। ठीक है, अगर उसने प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, हमें पता है रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज। मान लो उसने -2 kg कर दी एनर्जी, मतलब 20 kg एनर्जी उसने क्या कर दी, किलो जूल एनर्जी उसने क्या कर दी, रिलीज कर दी। केजी नहीं, केजे। ठीक है, किलो जूल एनर्जी उसने रिलीज कर दी, 20 किलो जूल। तो अगर उसने 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर दी तो 100 में से कितनी बची, अब 80। मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी होगी, 80 किलो जूल। इसका मतलब रिएक्टेंट से ज्यादा एनर्जी, रिएक्टेंट से कम एनर्जी है प्रोडक्ट के पास। क्लियर है ना, जब एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट की एनर्जी। तो हम ये मान के चलते हैं, ये एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या ले लेते हैं, रिएक्शन। मतलब रिएक्शन इस एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, प्रोसीड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं बेटा एनर्जी। ठीक है, इस साइड हम लेंगे एनर्जी। अब बेटा होगा क्या, हम ये मान के चलते हैं कि ये कुछ एनर्जी है आर मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी है, ई आर मान लो, दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब क्या है, इसने किसमें कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, मान लो यहाँ पे ये एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट के कंपैरिजन कम है। ठीक है, ये एनर्जी हमने मान ली प्रोडक्ट की। अब देखो हमने क्या बोला था कि जब रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, जब उन्होंने कोलाइड होके अगर दूसरी चीज बनानी है, प्रोडक्ट बनानी है, तब उनके बीच में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। मतलब पहले क्या बनेगा, जो रिएक्टेंट्स होंगे वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ज्यादा, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी, मतलब रिएक्टेंट्स जो होंगे वो पहले अपनी एनर्जी इंक्रीज करेंगे ताकि किसमें कन्वर्ट हो जाए, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो अपनी एनर्जी डिक्रीज करते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। मतलब पहले रिएक्टेंट अपनी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं ताकि वो क्या बना ले, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले। हम मान लेते हैं कि ये वो एनर्जी है जो क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है। समझ में आया। देन मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या बन चुका है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन चुका है। क्लियर है। अब इसके बाद ये क्या करेंगे, अपनी एनर्जी डिक्रीज करेंगे ताकि किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये एनर्जी है प्रोडक्ट की वो रिएक्टेंट के मुकाबले कम है ना। अगर कम है तो एक्सोथर्मिक का सिर्फ इतना रोल है ये बताना कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट के मुकाबले कम है या ज्यादा। ठीक है, तो कम होगी बस। उसके बाद क्या है, हमने देखा कि अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना तो पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है जिसकी एनर्जी कम होती है। देखो रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना जिसकी एनर्जी ज्यादा है, फिर प्रोडक्ट बने जिसकी एनर्जी कम है। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी पहले इंक्रीज करती है, वो किसमें कन्वर्ट होती है, पहले एनर्जी इंक्रीज करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, उसकी एनर्जी ज्यादा थी, फिर एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या हुआ, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, उसने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होना है जिसकी एनर्जी ज्यादा है, तो वो पहले एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन करके कम एनर्जी वाला ज्यादा एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मान लो इसकी एनर्जी कितनी है, 10 किलो जूल। ठीक है, इसकी एनर्जी 100 किलो जूल है। ठीक है, पहले 10 किलो जूल को अगर 100 किलो जूल में कन्वर्ट होना है तो उसको कुछ एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे ये वही एनर्जी ऐड कर रहा है। ठीक है, बाद में अगर इसने कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में दोबारा से फिर इसको क्या एनर्जी डिक्रीज करनी पड़ेगी। अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में फर्क है, इसकी एनर्जी कम है रिएक्टेंट के मुकाबले, मान लो 5 kg है, तो इसको क्या है 95 किलो जूल एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी, तब एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास बनता है किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ।
अब एक्टिवेशन एनर्जी इसमें क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है बेटा जो हमारे पास रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट की एनर्जी का एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी में कितना डिफरेंस है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया? मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कितना फर्क है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एंड जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एनर्जी में जो चेंज होगा ना, उसको हम बोलते हैं डेल्टा एच, मतलब जो एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, चाहे डेल्टा एच क्या है, ई आर माइनस ई पी, या फिर ई पी माइनस ई आर लिख लो, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, बिकॉज ई आर ज्यादा है। समझ में आया? ई आर की वैल्यू ज्यादा है ना, एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा है प्रोडक्ट के मुकाबले, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इन दोनों में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितना फर्क है, कितनी एनर्जी मतलब रिलीज हो रही है वो बता रहा है ये, और कुछ नहीं है। एंड हमारे पास क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी में एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी में कितना डिफरेंस है। क्लियर हुआ बेटा? अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें बेटा, उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज किसका होगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एनर्जी का। हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। अब इसमें क्या है, प्रोडक्ट को देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी ऐड होती है। ठीक है, मान लो हमारे पास रिएक्टेंट था, उसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, इसकी एनर्जी मान लो 100 किलो जूल है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होता है, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, तो हमने इसको एनर्जी दी, मान लो 20 किलो जूल एनर्जी दी, तो वो ऐड ही होगी ना, तो प्रोडक्ट की कितनी बन जाएगी, 120 किलो जूल। तो प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट तो ही यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, ये हम मान लेते हैं ईपी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। तब क्या होगा, पहले तो रिएक्टेंट को जाना ही पड़ेगा ऊपर, फिर वापस वो डिक्रीज करेंगे ईपी बनाने के लिए। ठीक है, मतलब पहले रिएक्टेंट को एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, एक वॉल को क्रॉस करके जाना पड़ता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। समझ में आया? तो ये क्या है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी तो बेटा यही रहेगी, एक्टिवेशन एनर्जी तो यही होती है, रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच कितना डिफरेंस है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये वही चीज है। क्लियर हुआ बेटा, क्या होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, बाकी चीजें तो आपको क्लियर है। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा टेम्परेचर की डिपेंडेंस, लेकिन हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखनी है टेम्परेचर की डिपेंडेंस की। ये तो हमने एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए ग्राफ्स किए थे ना, तो हम एक्टिवेटेड एनर्जी का तो हमने कर लिया, एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए ग्राफ देखते हैं किस तरीके से हम बनाएंगे। देखो बेटा, हमने ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब क्या बनाना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी। क्या बनाना है कि यहाँ पे अगर जो भी हम ग्राफ बनाएंगे वो क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि कितनी काइनेटिक एनर्जी है कितने मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 50 मॉलिक्यूल्स में वो बताएंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी है एंड कितनों की कितनी है। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में ग्राफ बनाया जाता है, तब ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके का बनता है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। देखो ये क्या बता रहा है, मान लो इस टाइम पे, मान लो इस पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इतने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी है। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कुछ है, इतने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये काइनेटिक एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी कितने मॉलिक्यूल्स की है, इतने मॉलिक्यूल्स की। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इतनी काइनेटिक एनर्जी कितने मॉलिक्यूल्स की है, इतने मॉलिक्यूल्स की। समझ में आया? मतलब हमें ये ग्राफ क्या शो करता है कि किसी टाइम पे कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बता रहा है कितनी है, कितने मॉलिक्यूल्स की। तो इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगर मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूं, वो क्या बता रहा है, देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है NE/NT। NT मतलब
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड ई मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी वो स्पेसिफिक क्या है काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स की टोटल में से कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, जो भी हम इस काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे वो कितनी है ये बता रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनाऊं, मतलब मान लिया मेरे पास क्या है, एक टेम्परेचर है टी टेम्परेचर पे मैंने ग्राफ बनाया, वो कुछ इस तरीके का बना। ठीक है, ये कौन सा टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर है, लेकिन हम क्या कर रहे थे, 10 डिग्री राइज कर रहे थे टेम्परेचर, है ना। जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर राइज कर देंगे तब क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, वो देखना है। मान लो अगर मैं 10 डिग्री राइज कर देती हूँ टेम्परेचर, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। अब देखो बेटा, पहली बात तो ये कि हमने क्या करना है, ये जो पीक है ना वो डिस्कस करनी है क्या है। पहले मैं टेम्परेचर टी की बात करती हूँ, चलो T+10 के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले टी टेम्परेचर पे बात करते हैं। टेम्परेचर हमने टी लिया, देख लेते हैं ये क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर हमने टी लिया, ठीक है, तब हमने मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर लिया, तब हमने काइनेटिक एनर्जी देखी कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की है ना, वो मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल देखे अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक एनर्जी, जो भी मान लो। ठीक है, अब इसमें बेटा क्या होगा, इसमें ये चीज है कि जो ये पीक शो कर रहा है वो क्या है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम, ये क्या बता रहा है कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। ठीक है, मतलब मान लो हमारे पास, हम मान के चले थे कि 50 मॉलिक्यूल्स हैं, 50 मॉलिक्यूल्स में से देखा कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। ठीक है, वो कितनी आई, ये पीक पॉइंट जो दिखा रहा है ना, वो वही चीज दिखा रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ये वाली आ रही है। ठीक है, ये जहां पे ये मैंने डॉट ड्रॉ किया ना, ये जितनी भी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी, ये काइनेटिक एनर्जी उस जो हम सिस्टम लेके चल रहे हैं उसमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी रहेगी। क्लियर है, तो ये क्या बता रहा है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ये जो पॉइंट है ना, ये क्या बताता है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मतलब ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी आ रही है। ठीक है, ये बेटा हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर टी पे। अगर मैं टेम्परेचर 10 डिग्री राइज कर देती हूँ तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, अब देखो जब मैंने 10 डिग्री राइज कर दिया टेम्परेचर, 10 डिग्री राइज कर दिया, पहले टी था अब T+10 होगा। अगर 10 डिग्री राइज करूंगी टेम्परेचर, तो हमें एक चीज देखने को मिलती है कि ये जो बेटा हमारी पीक थी वो क्या होगी, शिफ्ट हो गई, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की तरफ शिफ्ट होगी। मतलब अब हमारी पीक पॉइंट ये वाला बन रहा है, पहले जो पीक पॉइंट था वो ये वाला आ रहा था, जो एनर्जी क्या है, कम है, इधर को जाके तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है ना, तो अब ये वाली काइनेटिक एनर्जी है हमारा पीक पॉइंट। इसका मतलब कि जो ज्यादा मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी ना, मैक्सिमम फ्रैक्शन जो थी काइनेटिक एनर्जी में, वो अब जो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज कर रही है। मतलब कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो इंक्रीज करेगी। पहले तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी आ रही थी, मान लो ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 15 है। अब जब हमने 10 डिग्री राइज कर दिया तब काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर गई, कितनी बन गई, 15 बन गई 10 से। समझ में आया क्या हो रहा है। अब ओनली काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं हुआ बेटा, एक चीज और चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, अगर मैं ये मान के चलूं कि ये क्या है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, हम नीचे बात तो एनर्जी की कर रहे हैं ना, तो मान लिया कि ये वाली जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, अब सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, ये वाली जो एनर्जी है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी है, पहले क्या था, पहले ओनली इतने मॉलिक्यूल्स ही थे, ओनली इतने मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी थी वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी। ठीक है, ओनली इतने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी। देखो ओनली हमारे पास पहले क्या है, ये वाली फ्रैक्शन थी मॉलिक्यूल्स की जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी। बट अब क्या है, अब
वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं। अब क्या हो गया, देखो ये वाला पार्ट भी आ गया ना, पूरा पार्ट ही आ गया ये वाला। अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी है जो वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा आ रही है। ठीक है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो भी इंक्रीज कर रही है मॉलिक्यूल्स की। एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ना बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी तो हम उतनी ही रख रहे हैं, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ रही है ज्यादा मॉलिक्यूल्स की, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने तो एनर्जी इंक्रीज करनी है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी है, बिकॉज अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो उनकी कोलिजन क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर वो ज्यादा कोलाइड करेंगे, है ना, तब क्या होगा, प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेंगे। तो ये हमें क्या बता रहा है कि अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज्यादा है, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। एक रेफरेंस लेके चल पड़े बेटा एक्टिवेशन एनर्जी को, ताकि हम समझ सके, ठीक है, कि कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा आ रही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा, अब जब हमने 10 डिग्री राइज कर दिया, अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी आ रही है। इसका क्या मतलब है कि अब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है, जिससे चांसेस फॉर बीइंग अ प्रोडक्ट वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्लियर है बेटा? तो ये सारा था हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कैटालिस्ट की। अगर जो कैटालिस्ट है ना बेटा, अगर आपको टेम्परेचर समझ में आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गई ना, तो कैटालिस्ट तो समझ में आ ही जाएगा। अब हम बेटा बात करते हैं कैटालिस्ट की। कैटालिस्ट पे किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है वो देखेंगे। तो बेटा सबसे पहले हमने ये चीज समझनी है कि कैटालिस्ट, ये तो हमें पता है कि कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, कैटालिस्ट की डेफिनेशन भी यही होती है। बट ये ऐसा कैसे करता है, मतलब कैटालिस्ट ऐसे क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाती है ना। मैंने आपको बताया था कि कैटालिस्ट क्या करता है, एक शॉर्टकट रास्ता प्रोवाइड करवा देता है, जिससे क्या है, रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर बेटा मैं बात करूं A+B की बात करूं, इसमें किस में कन्वर्ट होना है, AB में कन्वर्ट होना है। ये विदाउट कैटालिस्ट भी रिएक्शन हो सकती है, लेकिन अगर विदाउट कैटालिस्ट करेंगे तो रिएक्शन को होने में बहुत टाइम लगता है। बट अगर मैं इसी रिएक्शन में कैटालिस्ट ऐड कर दूं, मान लो कि ये क्या है, दोनों गैसियस सबस्टांसेस हैं। ठीक है, अब गैसियस सबस्टांसेस हैं, उनमें की काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होती है, वो तो घूमते फिरते रहेंगे, है ना, तो आपस में कोलाइड करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, पता नहीं कब कोलाइड करेंगे, कोलाइड तो करेंगे। बट अगर हम इसको कैटालिस्ट प्रोवाइड कर दे, मैंने एक C सॉलिड प्रोवाइड कर दिया, सॉलिड कैटालिस्ट प्रोवाइड कर दिया, अब क्या होगा, किसी टाइम पे A क्या होगा, A इसके साथ क्या है, बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देगा। सिमिलरली B भी इसके साथ बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, होगा क्या, हमारे पास A रिएक्टेंट आया, B रिएक्टेंट आया, B ने क्या किया, C के साथ बॉन्डिंग बनाना शुरू कर दिया। अब देखो अगर A एंड B दोनों क्या है, इस कैटालिस्ट के सरफेस पे आके टिक जाएंगे, आके चिपक जाएंगे, तब क्या होगा, A एंड B दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। क्लोज आएंगे तो इनमें रिएक्शन होना भी क्या होगा, इजी होगा ना। ठीक है, तो जो हमारी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है ना, वो जल्दी बन जाता है। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो जल्दी बन जाता है, क्योंकि हमारे पास वो एक उनको मतलब जब कोलिजन की फ्रीक्वेंसी अब इंक्रीज कर जाएगी, कोलाइड करने की जो फ्रीक्वेंसी है या कोलाइड करने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, तो A एंड B आपस में नजदीक आ जाएंगे। तो C कैटालिस्ट क्या करता है, इन दोनों को एक साथ लाने की कोशिश करता है, ताकि वो बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। बाद में क्या होता है, ये A एंड B बन जाते हैं, C कैटालिस्ट बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब बेटा हुआ क्या कि एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। पहले भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता था, लेकिन पहले वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता था। अब ये इतना भी इतना वेट नहीं करेंगे कि कब A एंड B बहुत नजदीक आए, आपस में कोलाइड करें। ये बस C के साथ जब कोलाइड कर गए तो C के सरफेस पे आके टिक जाते हैं, चिपक जाते हैं, है ना, तब A एंड B क्या कर जाते हैं, आपस में भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, बिकॉज वो नजदीक आ जाते हैं एक दूसरे के। क्लियर है, तो ये चीज बनती है। अब बात आती है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो बन गया, लेकिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे क्या काम था, क्या हुआ, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो उन्होंने बना दिया। अब देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे बन गया, कब बन गया, जल्दी बन गया। तो हम अगर पहले वाला ग्राफ लेके चले, एक्सोथर्मी के लिए देखेंगे, एंडोथर्मी के लिए भी सेम प्रोसेस होगी। हम क्या लेके चलते हैं कि ये मान लिया कि ER है,
रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये क्या है प्रोडक्ट की एनर्जी है जो क्या है कम है रिएक्टेंट की एनर्जी से। जब सेम यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है ना। अब क्या है अगर रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है जिसको हम एक्टिवेटेड एनर्जी बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। अब ये जो एनर्जी है ना बेटा, ये एक्टिवेशन यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए है। मतलब जब हमने कैटालिस्ट यूज नहीं किया है उसके लिए है। लेकिन जब मैं क्या कर लूं कैटालिस्ट का यूज करूंगी, अगर कैटालिस्ट का यूज करते हैं बेटा हम, तब क्या होता है जो ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना ये कम हो जाती है। रिएक्टेंट है वहीं से हमने स्टार्ट किया, प्रोडक्ट है वहीं पे हमने जाना है। बट जब हम कैटालिस्ट का यूज करते हैं ना बेटा, कैटालिस्ट का यूज करने से जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है ना वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मतलब कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। अगर कम हो गई तब क्या होगा, अब देखो एक तो हमारे पास बहुत लंबी सारी वॉल है, हमने उस वॉल को क्रॉस करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अगर हमें क्या मिल जाए उसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक छोटी वॉल को क्या है लांग के जाना पड़े। ठीक है, एक छोटी वॉल को क्रॉस करके जाना पड़े तो हम इजीली चले जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे है बेटा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी कम हो सॉरी अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्टेंट को कम टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने के लिए। अगर कम टाइम लगेगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। अगर फास्ट हो जाएगी तो क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। क्लियर है। तो कैटालिस्ट का काम सिर्फ यही होता है कि वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। अगर पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है तो अब इतनी रह जाएगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्लियर है, ये काम होता है बस कैटालिस्ट का। ठीक है, कैटालिस्ट में हमने सिर्फ यही चीज पढ़नी थी। अब अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो कम टाइम लगेगा उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, कम टाइम लगेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट हो गई। क्लियर है। अब बेटा एक बारी ना दोबारा से अर्हीनियस कंसेप्ट हम देखते हैं, उसमें से ना एक छोटा सा मैथमेटिकल पार्ट रह गया। हमने क्या किया था, अर्हीनियस कंसेप्ट, अर्हीनियस की इक्वेशन क्या थी, k इज इक्वल्स टू ए एल एन सॉरी ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही थी ना। ठीक है, अब बेटा अगर हम ऐसा करें, इसको लॉग लगा दे दोनों साइड पे, अगर दोनों साइड पे लॉग लगा दे, एक्चुअल में बेटा क्या होता है, अगर हमें दो अलग अलग टेम्परेचर्स दिए होते हैं, है ना, दो अलग अलग टेम्परेचर्स दिए होते हैं तो उनके लिए हम एक रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए एक तो हम बेटा क्या ले लेते हैं, T1 टेम्परेचर ले लेते हैं। हमें पता है अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो K की वैल्यू भी तो चेंज होगी ना। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर T1 ले लूँ तो K की वैल्यू K1 है। अगर यहाँ पे मैं टेम्परेचर T2 ले लेती हूँ तो यहाँ पे K क्या बन जाएगा, T2 K2 अपॉन R T2। ये दो हमारे पास क्या है, कंडीशंस है। अब हम क्या करते हैं, पहले दोनों का क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। इसका लॉग लेगी, नेचुरल लॉग लेना है बेटा, ln K1 इज इक्वल्स टू ln A माइनस प्लस ln e रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी 1। ठीक है, सिमिलरली इधर लेंगे, क्या आएगा, ln K2 इज इक्वल्स टू ln A प्लस ln e रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी 2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, ये तो एज इट इज ही रहेगा, ये भी एज इट इज ही रहेगा, प्लस यहाँ पे देखो बेटा क्या है, ln एंड e है। हमें पता है नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है, e, तो ln से e तो कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचा, माइनस ई ए अपॉन आर T1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे नेचुरल लॉग K2 इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग A माइनस ई ए अपॉन आर T2। अब दोनों को क्या कर दो बेटा, सबट्रैक्ट कर दो, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, तो क्या आएगा, ln K1
माइनस ln_k2 इज इक्वल्स टू ln_a, पहले ये माइनस EA अपॉन RT1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस करेंगे ना, माइनस इससे ln_a माइनस EA अपॉन RT2। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब a की वैल्यू तो हमेशा बेटा कांस्टेंट रहेगी, सेम ही होगी, तो a से a तो कट गए। यहाँ पे क्या होगा, इसको बेटा हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, नेचुरल लॉग k1/k2 लिख सकते हैं ना, नेचुरल लॉग k1/k2 इज इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे हमने वो वाला फॉर्मूला लगाया है, ln log a माइनस log b इज इक्वल टू log a/b। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हम क्या करते हैं, EA अपॉन R कर लिया कांस्टेंट। ठीक है, इसको बेटा रीअरेंज ही किया है सिर्फ, तो T2 माइनस 1/T1 आ जाएगा। ध्यान से देखना बच्चा, मैथ वाले स्टूडेंट तो समझ लेंगे, बट जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स है उनको शायद दिक्कत आए। ये नेगेटिव साइन है ना ये, एंड ये वाला हमारे पास पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव वाला मैं आगे ले गई, नेगेटिव वाला पीछे ले गई। ठीक है, सिर्फ यही किया है, रीअरेंज ही किया है, ये वैल्यू आ गई। अब बेटा आप इसका एलसीएम भी तो ले सकते हो, है ना, एलसीएम लेके क्या बनेगा, नेचुरल लॉग k1/k2 इज इक्वल्स टू EA अपॉन R, क्या आएगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 T2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक रिलेशन बन गया। किस चीज के लिए, किस चीज का रिलेशन है ये, अगर हमारे पास दो अलग अलग टाइम गिवन हो, तब अगर हमने कोई भी चीज फाइंड आउट करनी है, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है, या फिर K1 एंड K2 का रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो हम वो निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा। अब अगर हम ग्राफ देखें, ये वाला इक्वेशन उठाओ, ये तो हो गया, एक ग्राफ बचता है बेटा ओनली, वो ग्राफ देख लो क्या है। वो ग्राफ बेटा हमारे पास है K1 इज इक्वल्स टू A e रेज टू पावर माइनस E अपॉन RT। अब ये 1 हटा दो, अगर मैं K एंड 1/T के बीच क्या करना चाहती हूँ, ग्राफ बनाना चाहती हूँ, तो वो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे बेटा हमें ln log तो लेना ही पड़ेगा, log A माइनस EA अपॉन RT, ये बन गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, इसको आगे ले आओ, माइनस EA अपॉन RT, इसको पीछे ले जाओ, log A। ठीक है, अब बेटा हमने ग्राफ किसके बीच बनाना है, K एंड 1/T के बीच। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे बन रही है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के जैसे बन रही है, जिसमें y क्या है, log k, x क्या है, x इज 1/t, नॉट t ओनली, 1/t x लेके चल रहे हैं, इसीलिए तो हमने x एक्सिस के अलॉन्ग 1/t लिया। तो m की वैल्यू क्या होगी इसमें से, माइनस EA अपॉन R, एंड c क्या है, log a। बेटा यहाँ पे भी log आएगा, ln k ही आएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, लॉग जो हमारी स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है। मैंने आपको बताया था अगर स्लोप नेगेटिव होती है तब क्या है, ग्राफ भी डिक्रीजिंग बनता है। इसका है तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ना ये, तो स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी, डिक्रीजिंग वाली बनेगी। यही इंटरसेप्ट हमारा क्या है, लॉग ए, नेचुरल लॉग ए। ठीक है, एंड जो स्लोप है m की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, माइनस EA अपॉन R, तो हमारा ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, आर्हीनियस इक्वेशन से। क्लियर है बेटा ये चीज। चलो बेटा, अब हमारा सिर्फ छोटा सा टॉपिक रहता है करने वाला, वो कौन सा टॉपिक है छोटा सा, दैट इज कोलिजन थ्योरी। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा, कोलिजन थ्योरी। देखो बेटा, हमने बहुत बार ये डिस्कस किया है कि जब भी रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है तब उनकी कोलिजन जरूरी है। ठीक है, जब वो कोलाइड करेंगे ओनली देन क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे। बट कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है, कोलिजन थ्योरी भी यही बोलती है, ये इसका भी यही कहना है कि अगर रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे, तभी जाके प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन एक न्यू चीज ऐड होती है कोलिजन थ्योरी में। क्या चीज ऐड होती है, ध्यान से लिखो कि एवरी कोलिजन इज नॉट एन इफेक्टिव कोलिजन। लिखो, एवरी कोलिजन इज नॉट एन इफेक्टिव कोलिजन। अब इसका क्या मतलब है,
इसका ये मतलब है बेटा कि हर कोलिजन के साथ हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। रिएक्टेंट की हर कंडीशन के साथ प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, कुछ ओरिएंटेशन होती है। अगर वो प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तभी प्रोडक्ट बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। अब देखो, मैंने आपको H2I2 की बहुत बार एग्जांपल्स दी जिससे HI बनता है ना। तो हमने क्या किया था, H2 एंड I2 जब कोलाइड करेंगे तो क्या बनता है, 2HI बनता है, ठीक है। लेकिन जब H2 एंड I2 कोलाइड करके एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि HHI ये इंटरमीडिएट स्टेट बनती है। मतलब जब H एंड H2 एंड I2 मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरीके से कोलाइड कर रहे हैं तभी तो प्रोडक्ट बनता है, तभी तो H एंड I एंड H एंड I आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तभी प्रोडक्ट बनता है। अब देखो, अगर कुछ ऐसा हो कि जो HH है वो तो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, या फिर मैं इसको इस तरीके से बना लूं, जो H2 मॉलिक्यूल है वो तो इस तरीके से आ रहा है, बट जो I2 मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से आ रहा है, तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्या HI आपस में मिलेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से वो आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ओनली देन हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कोलिजन तो यहाँ पे भी हो रही है, कोलिजन यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन इस कोलिजन ने इफेक्ट शो किया, इस कोलिजन से प्रोडक्ट बनी, लेकिन ये कोलिजन इफेक्टिव नहीं है, इससे प्रोडक्ट बन ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि एवरी कोलिजन इज नॉट एन इफेक्टिव कोलिजन। सारी तरह की कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होती हैं। इससे तो क्या है, प्रोडक्ट बन जाएंगे, ये वाली कोलिजन हुई, लेकिन अगर ये वाली कोलिजन होती है तो इससे प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। मतलब ये वाली कोलिजन क्या है, इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी कोलिजन होंगी ना, उसमें से इफेक्टिव कोलिजन होना भी जरूरी है। समझ में आया? अब ये तो ठीक है, लेकिन मैं आपको आपकी बुक वाली एग्जांपल भी समझा देती हूँ, ताकि जब आप रीड करो ना बुक, तब आपको कंफ्यूजन ना हो कुछ, ठीक है। तो बुक में क्या लिखा है, बुक में आपको एक मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है CH3, इसको इस तरीके से नहीं, ऐसी बनाते, CH3Br, ठीक है, इस तरीके से बना देते हैं। अब इस पे क्या है, OH नेगेटिव ने आके अटैक करना, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, ये क्या है, एनाइनिक है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो Br क्या होता है, ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। चाहे ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, लेकिन बहुत कम भी नहीं होता, अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इस पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सिमिलरली इस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर OH नेगेटिव ने कार्बन के साथ अटैक करना है, Br नेगेटिव ने वापस जाना है, यहाँ पे क्या होगा, Br भी नेगेटिव है, OH भी नेगेटिव है, तो ऐसे हो सकता है ना, OH Br की जगह ले ले, ये वाला बॉन्ड टूट जाए, Br नेगेटिव चला जाएगा, इसके पास OH नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो OH नेगेटिव आके इसके पास आ जाएगा। मतलब हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए, अवर प्रोडक्ट इज C, ठीक है, HOH प्लस Br नेगेटिव, ये हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट लेने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे। बट अब देखो, अब इस मॉलिक्यूल ने और इस आयन ने आपस में क्या करना है, कोलाइड करना है, ठीक है, कोलाइड तो करेंगे, बट OH नेगेटिव इस डायरेक्शन से नहीं जा पाएगा, OH नेगेटिव इस डायरेक्शन से नहीं जा पाएगा इसके साथ कोलाइड करने के लिए। अगर ये इस तरीके से कोलाइड करते हैं तब क्या है, Br पे भी नेगेटिव चार्ज है, OH पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में रिपल्शन करेंगे तो एडिशन किस तरीके से होगी, किस तरीके से ये रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए बेटा ये वाली कोलिजन जो है वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी, ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है, जिससे प्रोडक्ट भी बने। तो ये वाली अगर कोलिजन हम इस तरीके से कोलिजन करवा रहे हैं तो इससे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा,
ठीक है। इफ वी वांट दीज प्रोडक्ट्स, अगर हम ये प्रोडक्ट चाहते हैं तो इसकी कोलिजन किसी और तरीके से करवानी पड़ेगी। कैसे करवानी पड़ेगी इसकी कोलिजन? तो होगा क्या, OH नेगेटिव डायरेक्टली यहां से नहीं आएगा, OH नेगेटिव आएगा पीछे से। OH नेगेटिव पीछे से आके कार्बन पे अटैक करेगा एंड इधर से क्या होगा, Br नेगेटिव बाहर चला जाएगा, Br नेगेटिव चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा उल्टा बन जाएगा, फिर क्या है, इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, ये सारे बॉन्ड उधर को शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे OH नेगेटिव चला जाएगा, Br नेगेटिव बाहर चला गया, इस तरीके से बन जाएंगे प्रोडक्ट। तो वही है ना, ठीक है। इसको भी हम मिथेनॉल बोलेंगे, इसको भी मिथेनॉल बोलेंगे, बात तो वही है। ठीक है, तो इफेक्टिव ये वाली कोलिजन इफेक्टिव होगी अगर OH नेगेटिव पीछे से आगे अटैक करेगा। अगर आगे से अटैक करेगा तो Br नेगेटिव उसको अटैक नहीं करने देगा, उसको पीछे वो क्या है, धकेल देगा, पीछे धक्का दे देगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो ये हमारी इफेक्टिव कोलिजन नहीं होती है, पहले वाली नहीं थी, ये वाली इफेक्टिव कोलिजन है। क्लियर है बेटा इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है? अब इफेक्टिव कोलिजन को शो करने के लिए, लेकिन आर्हीनियस ने तो इफेक्टिव कोलिजन को कुछ भी नहीं बोला था कि कोई कोलिजन इफेक्टिव भी होगी, उसने तो सारी कोलिजन को लेके चला था वो तो। ठीक है, इसलिए आर्हीनियस थ्योरी में थोड़ा सा चेंज कर दिया कोलिजन थ्योरी जब आई तो। ठीक है, उसमें आर्हीनियस थ्योरी क्या थी, K इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब ये ए क्या था, आर्हीनियस फैक्टर, कोलिजन फैक्टर। लेकिन जब आर्हीनियस कोलिजन थ्योरी आई ना, तो इसने क्या कर दिया, थोड़ा सा ए में चेंज कर दिया। उसने क्या बोला, पहली मॉडिफिकेशन हुई, पहली मॉडिफिकेशन में क्या हुआ, उसने क्या ले लिया, K इज इक्वल्स टू जेड ए बी ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब ए की जगह पे जेड ए बी ले लिया। अब ये जेड ए बी क्या है, जेड ए बी क्या है, ए एंड बी मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेंगे तो वो किस फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड कर रहे हैं आपस में, किस फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं, दैट इज जेड ए बी। लेकिन अभी भी इफेक्टिव कोलिजन का कुछ फैक्टर नहीं आया। बाद में एक और मॉडिफिकेशन हुई आर्हीनियस थ्योरी की, उस मॉडिफिकेशन में इन्होंने एक और फैक्टर लिया जिसको बोलते हैं पी, पी जेड ए बी ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो अब ये पी क्या है, ये पी बताता है इफेक्टिव कोलिजन के बारे में। ठीक है, पी एक ऐसा फैक्टर है जो किसके बारे में बता रहा है, इफेक्टिव कोलिजन के बारे में बता रहा है। क्लियर है, तो बेटा हमने क्या है, एक पी फैक्टर इंक्लूड कर दिया, जेड ए बी इंक्लूड कर दिया। जेड ए बी इंक्लूड करने से हमें कोलिजन के बारे में पता चलता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चलता है, एंड पी को इंक्लूड करने से हमें इफेक्टिव कोलिजन के बारे में पता चलता है। तो इसने जो भी लिमिटेशंस थी आर्हीनियस थ्योरी की, कि वो ये तो नहीं, उसने तो सिर्फ ये बताया कि वो कोलाइड करेंगे एंड क्या है, रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन सारी की सारी कोलिजन थोड़ी ना इफेक्टिव होंगी, सारी की सारी कोलिजन से थोड़ी ना प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो वो चीज एक्सप्लेन की कोलिजन थ्योरी में। ठीक है, इसके बाद भी बेटा कोलिजन थ्योरी में भी कुछ कुछ कमियां रह गई थी, लेकिन वो कमियां अब हमने नहीं करनी है, वो हम हायर लेवल के लिए हैं। ठीक है, क्या कमियां थी, हमारे लिए तो इतना काफी है कि कोलिजन, कौन सी कोलिजन हुई, कोलिजन इफेक्टिव है या नहीं है, इफेक्टिव है तो प्रोडक्ट बनेंगे, इफेक्टिव नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ तक करना है, इसके बाद जो लिमिटेशंस है कोलिजन थ्योरी की वो हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा, तो आज हमने ये 3 टॉपिक किए हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है, कैटालिस्ट डिपेंडेंस एंड कोलिजन थ्योरी। 3 फैक्टर्स किए, आई होप आपको तीनों फैक्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 फैक्टर्स, दीज 3 टॉपिक्स, मुझे अच्छी तरह से बेटा होप है आपसे कि आपको ये तीनों, ये चैप्टर है जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स 4th चैप्टर है, वो अच्छे से हो गया होगा। न्यूमेरिकल पोर्शन है बेटा इसमें काफी ज्यादा, लेकिन मैंने हर तरह के न्यूमेरिकल्स आपको करवाने का ट्राई किया है। न्यूमेरिकल वाली वीडियो में मैंने हर एक मतलब तरह का जो भी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, उस तरह का मैंने हर एक तरह का मतलब न्यूमेरिकल लिया है। ठीक है, आप ट्राई करना, क्योंकि जितना ज्यादा आप ट्राई करोगे उतने ज्यादा आपको और कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, वीडियोस को अच्छे से देखना, अच्छे
अच्छे से देखने के बाद लाइक भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे। क्लियर है बेटा? सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।